क्योंकि जिस व्यक्ति को चलना आता है वो कभी नहीं रुकता। और भंते जी का सफर आप देखेंगे कि गांव में जितने भी बुद्धिहार मिलेंगे आपको, भंते जी की देन है। तो व्यक्ति जितना मंजता है उतना ही निखरता है, और जीवन इतना हो गया है तो अब ये रुक सकते हैं, कभी नहीं रुक सकते, बल्कि अब तो ये और दौड़ेंगे। तो भंते जी ने ये कहा है कि अभी तो मैंने चाल अपनी स्टार्ट की है, अपनी दौड़ शुरू की है। इसमें कोई शक नहीं है कि भंते जी की ही देन है कि बुलंदशहर में धम्म के लोग साथी हैं। धम्म जो फूला फला है वो भंते जी की ही देन है। यहाँ ये साथी हाथ उठा के बताएं जो बाबा साहब के बराबर पढ़े लिखे हो। नहीं है? नहीं। अब वो साथी हाथ उठाएं जो बाबा साहब के आधे पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है तब भी कमी रह जाएगी। हाँ, रही बात, मुझे लगता है कि पीएचडी भी कोई नहीं होगा। पीएचडी हो तो कोई हाथ उठा दो। नहीं है। डी.लिट, बारेटला, वो तो सब छोड़ो। हो सकता है बीएससी मिल जाएंगे, कह तो लेकिन बाबा साहब इतने पढ़े लिखे और आप उनके आधे भी नहीं। लेकिन हमने और आपने ये सोच लिया कि बाबा साहब को इतना ज्ञान नहीं था जितना हमें है। हम बाबा साहब से ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि बाबा साहब के टाइम पे मोबाइल नहीं था, हमारे टाइम पे मोबाइल है। हम बाबा साहब से ज्यादा जानते हैं। बाबा साहब के टाइम पे गूगल नहीं था, हमारे टाइम पे तो गूगल है। ये हमारी और तुम्हारी मानसिकता है। अगर ये मानसिकता मेरी तुम्हारी नहीं होती तो आज धम्म स्थापित होता। जो बाबा साहब कहकर चले गए कि हमें सम्मान के साथ जीना होगा तो बौद्ध धम्म अंगीकार करना होगा, और हमने तुमने अभी तक नहीं किया, और कर भी लिया तो वो झूठ मूठ का किया। तो इसका मतलब ये है कि आप बाबा साहब से ज्यादा चतुर हैं, बाबा साहब से ज्यादा चालाक हैं। कलकत्ता का एक सर्कस होता था फेमस, एशियन सर्कस के नाम से उसे जाना जाता था। जब गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगाई, मेरी बात ध्यान से सुनना है आप सब। जब गवर्नमेंट ने रोक लगाई कि आप सर्कस को दिखा सकते हैं लेकिन आप जानवरों को प्रताड़ित नहीं कर सकते, अर्थात गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आप जानवरों से कोई भी कलाकारी नहीं दिखवाएंगे। तो सर्कस के मालिक ने सोचा कि मेरे सर्कस में 10 शेर हैं और मैं बचपन से लाया था, मैंने ट्रेंड किए थे, अपनी औलाद से बढ़कर पाला। मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर यहाँ पहुंचे तो इन्हीं की करतब की कमाई से पहुंचे, तो इन्हें मैं अपने बच्चों की तरह पाला है, तो मैं इन्हें जंगल में नहीं छोड़ूंगा, घर से खिलाऊंगा। अब सर्कस का टाइम चला गया, टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, बड़े अच्छे अच्छे सर्कस तो करतब मोबाइल पे आ रहे हैं। अब उस मालिक की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपना वो संकल्प तोड़ना पड़ा, और उसने निर्णय लिया कि मैं अपने इन 10 शेरों को, जिनको मैंने बड़े प्यार से पाला था, जंगल में छोड़ दूंगा, अर्थात सरकार के सुपुर्द कर दूंगा। बड़े दिल पर पत्थर रखकर उसने सरकार से गुहार लगाई और सरकार ने कहा ठीक है। और एक दिन ऐसा आया कि जब उनको विदा किया गया जंगल में, तो उसने एक बात कही कि मुझे इनकी खबर देते रहना, कि ठीक है खबर देते रहेंगे, आप चिंता ना करें, इन्हें बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ रखा जाएगा। अब तो ये राजा बनेंगे, जंगल में रहेंगे, आजाद रहेंगे। लेकिन जैसे जब समय समय पर वो पूछता, तो 6 महीने बाद जब उसने एक बार पूछा कि मेरे शेर कैसे हैं, तो जंगल के जो सिपाही थे जो वहाँ रखवाली करते हैं, उन्होंने कहा कि आपके 4 शेर तो कुत्तों ने मार दिए, आपके 4 शेर कुत्तों ने मार दिए। उसे अफसोस हुआ। उसका कारण यह था, कुत्तों ने शेरों को क्यों मार दिया? क्योंकि वो एक पिंजरे में रह के पले थे, उन्हें पता ही नहीं था शिकार कैसे होता है, और आवारा कुत्तों ने उनका शिकार कर लिया। 3 कहानियां, तीनों का सारांश एक ही है। आपने जो दौलत इकट्ठी की है, और अगर आपने उसमें से 20% और 5वां भाग अगर दान नहीं दिया, और आपने महल अटारी बना ली, बड़े बड़े बंगले बना लिए, तो वही हाल होगा जो शेरों का हुआ, वही आपके बच्चों का होगा। दूसरी बात, आपके बच्चे, आप भी कभी करतब, जब देसी अखाड़े होते थे तो आपने भी पहलवानी की होगी, आजकल तो जिम आ गए। जब आप जिम में जाते हैं और कसरत करते हैं, और पता चले कि आपको कसरत करते हुए 6 महीने हो गए, और पता चला कि आपकी एक बाजू तो ठीक मोटी हो गई और एक वैसी ही सूखी की सूखी, और आप कहने लगे मैं तो देखो मेरी बाजू कैसी हो गई। दिल्ली में आसपास जो पढ़े लिखे लड़के वो बोलते हैं मेरा
मेरा डोला इतने इंची का हो गया, 36 इंची का हो गया, ऐसा ही बोलते हैं, बता देंगे बच्चे। और दूसरी रही वही 10-15, तो आप इसे एक्सरसाइज का विकास मानते हैं या बीमारी मानते हैं? क्या मानते हैं? बीमारी। दूसरा सारांश ये है कि अगर आप नौकरी पे लगकर आपने दिल्ली में अच्छा मकान बना लिया, बॉम्बे में अच्छा मकान बना लिया, और आपका पढ़ा लिखा भाई जो घर में आपकी खेती को संभाल रहा था और उसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो आपकी उस जिम जाने का, कसरत करने का कोई भी औचित्य नहीं है, वो आपके घर की बीमारी है अगर आपका भाई, आपका रिश्तेदार वहीं रह जाता है तो। तीसरी बात, जब शुद्धोधन ने आग्रह किया बुद्ध से कि बुद्ध बन गए थे सिद्धार्थ के बाद और घर छोड़ा था सिद्धार्थ बन के, तो जब बुद्ध घर पहुंच रहे थे, शुद्धोधन ने भोजन का आमंत्रण दिया और बुद्ध ने कहा कि मैं मिलने जाऊं। जब वो घर जा रहे थे और खाना खा लिया, तो यशोधरा को पता था कि मेरा पति अब सिद्धार्थ नहीं है, अब वो सम्यक संबुद्ध है, अब वो किसी राज्य का राजा नहीं है, अब उसके पास कोई अधिकार नहीं, अब तो वो एक ऐसे प्रकाशमान व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया को प्रकाश करेंगे, अब उनके पास एक जीवन और भिक्षा पात्र के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर यशोधरा को पता था, सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे राहुल से ये कहा कि वो तेरे पिता हैं और उनसे अपना उत्तराधिकार मांग। तो आपको ये तो पक्का हो गया कि जब कोई पत्नी ये कह रही है कि वो तेरे पिता हैं और पिता राजा नहीं है, अब तो वो एक आम आदमी से भी नीचे है जिसपे एक भिक्षा पात्र है, 2 जीवन हैं, तो उत्तराधिकार में क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। मां को भी पता थी कि राज्य नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उसको पता थी कि मेरा बेटा बुद्ध की शरण ग्रहण करेगा, उनसे उत्तराधिकार मांगेगा, तो वो सम्यक संबुद्ध नहीं कहलाएगा, तो बोधिसत्व कहलाएगा ही, अरहत तो कहलाएगा ही, वो भी एक मात्र। इन तीनों बातों को मैंने इसलिए कहा कि आजकल जो देखने को मिल रहा है वो तीनों बातें यही मिल रही हैं कि लोगों ने अपने अच्छे घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं बाबा साहब के परिणाम स्वरूप। वो बनाए संपत्ति सबको प्यारी होती है, सबको प्रिय होती है, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखें कि मेरे भाई का, मेरे रिश्तेदार का, मेरे साथ साथ अगर मेरा मकान 4 कमरों का है और मेरे भाई के 2 कमरों का है, तो वो आपके परिवार की उन्नति नहीं है, आपके परिवार की बीमारी है। इसलिए आपको अपने भाइयों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यही धर्म हमें सिखाता है। और ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आज के परिवेश में जो देखने को मिल रहा है वो मुझ पे भी लागू होती है और आप पे भी लागू होती है, तो इसे आपको देखना पड़ेगा, वरना इसके परिणाम दुष्कर होंगे जो आप नहीं देख पाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां आपकी देखेंगी। आपके बड़े बड़े मकान, आपके बड़े बड़े घर उसी तरीके से चले जाएंगे जैसे सर्कस के शेर मारे गए थे, कुत्तों ने मार दिए थे।